हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। मैं सिद्धार्थ, आपका मेंटर, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, स्वागत करता हूं सिविल्स डेली के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम बात करेंगे प्लेसेस इन न्यूज़ के सीरीज के नए एपिसोड में। ऑलराइट, जून में ये हमारा दूसरा एपिसोड है। पहला एपिसोड हमने 14th ऑफ जून को रिलीज़ किया था, जिसमें 2023 के लिए 2023 के प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक हमने प्लेसेस इन न्यूज़ को कवर किया था बेस्ड ऑन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। व्हेन वी से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स हम यहाँ पे इंटरनल और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड बातें लिखते हैं, राइट, बातें समझते हैं स्पेसिफिकली थ्रू मैप्स, स्पेसिफिकली थ्रू ज्योग्राफिकल मैप्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस नए एपिसोड में। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले जो मेरी लास्ट प्लेसेस इन न्यूज़ की वीडियो थी, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे होंगे सो प्लीज़ आप मुझे इन सवालों के जवाब दीजिए। ये मैंने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए थे, 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ कि भाई पहला तो ये है कि बिटवीन विच कंट्रीज डज एजियन सी फॉल्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका जिक्र अभी भी होने वाला है इस एपिसोड में। और ये न्यूज़ में क्यों आया था? अच्छा, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज कौन सी होती है? मैंने आपसे बस ये बोला है कि भाई किसी भी 4 कंट्रीज का आप उसमें से नाम बता दो। ठीक है, और तीसरा है कि वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट बाई लेन टनल कौन सी है? ये सब मैंने कवर किया था। ऑलराइट, सो विच इज दी 52nd टाइगर रिजर्व इन इंडिया, और ये कहाँ लोकेटेड है? ठीक, ये बहुत ही प्रीलिम स्पेसिफिक मैंने पूछा है, बहुत ही इजी है और हमें रिवीजन का एक ज़बरदस्त मौका यहाँ पे मिला है। तो एक बार आप अपने दिमाग पे जोर डालिए और याद करिए कि ये क्या है। ठीक है, मुझे कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिएगा कि क्या होगा। अगर वीडियो खत्म होने तक मुझे लगता है शायद आपको पता चल जाएगा क्या होगा इसका। सो इट्स अ ग्रेट स्ट्रैटेजी टू रिवाइज, और ये हम हर हफ्ते करने वाले हैं ऐसे कि भाई कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स होंगे जिसको हम रिवीजन पे डाल सकते हैं। ऑलराइट, ये हमारी थी हाइलाइट्स ऑफ द लास्ट वीक। चलिए दोस्तों, एक खुशखबरी है आप सभी के लिए। AIR 12 यानी कि यूपीएससी के जो टॉपर हैं, ऑल इंडिया रैंक 12 यशार्थ शेखर जी, जो कि IAS यशार्थ शेखर अब इनको संबोधित किया जाएगा, IAS एग्जाम ने क्रैक किया है, यूपीएससी टॉपर रहे हैं। आपने ऑलरेडी इनकी वीडियोस देख चुके होंगे, मैंने इनका इंटरव्यू भी लिया था एक टॉपर स्टॉक विद सिट का जो स्पेशल प्रोग्राम आता है, उसमें आपने देखा था। ये हमारे सेंटर पे विजिट करने वाले हैं सिर्फ आपके लिए। सो जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए हुए फॉर्म को आप फिल करिए, लिंक पे आप क्लिक करिए, अपनी ईमेल आईडी डालिए, आपको इन्विटेशन आएगी यार। आप आओ करोल बाग हमारे सिविल्स दिल्ली के ऑफिस में, 12 बजे से सेशन स्टार्ट है, तो 11 बजे तक आप पहुंच जाओ, हम सारी डिटेल्स ऑर्गेनाइज करा देंगे आपके लिए। मीनवाइल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करो और आप बताइए, अगर आप दिल्ली NCR में हैं, अगर आप आना चाहते हैं तो अपनी ईमेल आईडी शेयर करिए। वी विल इनवाइट यू, वी विल सेंड यू इन्विटेशन और आप हमारे सेंटर आ सकते हैं। ये शार्ट से डायरेक्ट आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने मन की जितनी भी भड़ास है, यूपीएससी से रिलेटेड जो भी डाउट है आप वो पूछ सकते हैं डायरेक्ट फ्रॉम द टॉपर। ओके, एक खुश खबरी थी, मुझे लगा मुझे बताना चाहिए। थैंक यू सो मच, प्लीज़ ज़रूर आइएगा। और हाँ, अगर आपको मुझसे भी मिलना है, बातें करनी है, थोड़ा इंस्पिरेशन लेना है मेरे से, तो मेरे से भी मिल सकते हैं आप, क्योंकि मैं वहाँ ज़रूर रहूँगा। ऑलराइट, चलिए सबसे पहले हम प्लेसेस न्यूज़ की इस पहले न्यूज़ में आते हैं। तो स्नेक आइलैंड की बात हो रही है। अब स्नेक आइलैंड ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करता है यूक्रेन से रिलेटेड। अब वो क्या है यूक्रेन से रिलेटेड, हम जानेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे मेंस पेपर 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आता है, GS पेपर 2 के पार्ट है इंटरनेशनल रिलेशन का। सो बेसिकली कंटेक्स्ट क्या है कि यूक्रेन ने कहा है कि भाई इनका जो स्नेक आइलैंड है, ठीक है, स्नेक आइलैंड है जो यूक्रेन ने कहा है, वो रशिया की वजह से, रशिया के एयर स्ट्राइक की वजह से थोड़ा सा लॉस में आ गया है, बहुत प्रॉब्लम हो गई है इसको हम जिमी आइलैंड भी कहते हैं। आप इसको ZMINYI आइलैंड भी कह सकते हैं, अदरवाइज स्नेक आइलैंड कह सकते हैं। एंड दिस आइलैंड इज लोकेटेड इन द ब्लैक सी। फॉर एग्जाम्पल इस मैप में अगर आप देख सकते हो, अपने लैंडस्केप मोड में कर लो फ़ोन आप अपना। ठीक है, ये है यूक्रेन पूरा, यहाँ से रशिया है, ये कीव है यूक्रेन, ये है स्नेक आइलैंड, ये पूरा का पूरा ये ब्लैक सी है। ऑलराइट, ये पूरा ब्लैक सी है और यहाँ पे पड़ता है स्नेक आइलैंड। ठीक है, और ये छोटा सा एरिया था जहाँ पे रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स कर लिया था
ये पार्ट हुआ करता था उस टाइम पे। तो 2014 में रशिया के अब हवाले है क्रीमिया, और उसके ही थोड़ी सी और दूर में आता है आइलैंड, स्नेक आइलैंड। ये बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, कैसे वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो हुआ क्या था बेसिकली, जिमी आइलैंड जिसको हम स्नेक या सर्पेंट आइलैंड भी कहते हैं, ये एक बहुत ही स्मॉल, छोटी 700 मीटर, 1 किलोमीटर लंबा भी नहीं है। एंड टू एंड की अगर हम बात करेंगे 700 मीटर दोस्तों, ठीक है, रोज दौड़ लगा सकते हो आप इसकी। 700 मीटर बस लंबा ये छोटा सा आइलैंड है जो कि एक्स शेप्ड है। ऑलराइट, अगर आप इस पर देखोगे तो ये एक्स शेप्ड यहाँ पे ऐसे दिख जाएगा, ये ऐसे, ठीक है। ये एक्स शेप्ड आइलैंड है जो कि 35 किलोमीटर कोस्ट फ्रॉम द ब्लैक सी। इट इज टू द ईस्ट दनोब है, एंड रिसेंटली साउथ वेस्ट ऑफ द पोर्ट सिटी ऑफ ओडेसा सॉरी। और यहाँ पे आइलैंड जो है वो it has been known since ancient times, and it is marked on the map by the tiny village of Bail that is located and belongs to Ukraine. अब रशिया जो है, why Russia seek to control the Black Sea, ठीक, रशिया भाई क्यों कंट्रोल करना चाह रहा है ब्लैक सी, यहाँ बहुत ध्यान से सुनना होगा आपको दोस्तों। यूक्रेन जो है वो ऑलमोस्ट लैंड लॉक कंट्री है, इधर से भी इधर रोमानिया, बुल्गारिया, इधर रशिया, इधर ये पूरा लैंड लॉक एरिया है। अगर रशिया ब्लैक सी पे अपना कंट्रोल जमा लेता है तो भाई साहब ये यूक्रेन जो है ये लैंड लॉक कंट्री साबित हो सकती है। और आपको पता है लैंड लॉक कंट्रीज अगर है तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट। उसके अपने एडवांटेजेस भी हैं लेकिन साथ ही साथ चैलेंजेस भी हैं, सेटबैक्स भी हैं वहाँ पे। सो यही एक रीज़न है जहाँ पे यूक्रेन, ये न्यूज़ मीडिया में आई है कि यूक्रेन जो है, रशिया जो है वो ज़बरदस्ती अब स्नेक आइलैंड को डैमेज कर दिया है, और स्नेक आइलैंड को डैमेज करने के बाद अब वो धीरे धीरे पूरी ब्लैक सी पे कब्जा करने वाले हैं। सो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है यहाँ पे, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है एक तो ब्लैक सी कहाँ पे है, दूसरा कि भाई एक्स शेप्ड आइलैंड कौन सा है जिसको सर्पेंट आइलैंड कहते हैं, कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। तीसरा कि उसके आजू बाजू कौन से स्टेट हैं, आजू बाजू कौन से कंट्री हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ साउथ में टर्की है, ठीक है, यहाँ नॉर्थ वेस्ट में रोमानिया है, बल्गेरिया है, इस साइड आपका रशिया है, ऑलराइट। सो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे पास, ऑलराइट। सो डोमिनेशन ऑफ ब्लैक सी रीजन इज अ जियो स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव फ्रॉम मॉस्को। वो कहते हैं ना कि इट लिंक्स टू सी ऑफ मरमरा, इससे रिलेटेड भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एजन के बारे में बात आ रही है, राइट। एजन थ्रू डार्डेनल्स, जब आप एजन सी के बारे में समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सी ऑफ मरमरा और डार्डेनल्स कहाँ हम बात कर रहे हैं। इसीलिए शुरू में जो क्वेश्चन आया था मैंने आपसे पूछा था कि एजन सी कहाँ पे है, ओके। इट हैज़ ट्रेडिशनली बीन सीन रशियाज वार्म वाटर गेटवे टू यूरोप, ठीक है। तो ये इधर से ही वार्म वाटर जो यूरोप की तरफ जाता है, और फॉर रशिया द ब्लैक सी इज बोथ स्टेपिंग स्टोन इन मेडिटेरेनियन सी एज वेल एज स्ट्रेटेजिक बफर बिटवीन नेटो एंड इटसेल्फ। तो अगर ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक आइलैंड है, यहीं से बेसिकली जो वार्म वाटर है वो यूरोप की तरफ जाता है, और एक नेटो के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ऑलराइट। इसी के थ्रू यूरोप में वाटर सप्लाईज वगैरह होती हैं, और इनफैक्ट अगर कटिंग यूक्रेनियन एक्सेस टू ब्लैक सी विल रिड्यूस इस लैंडलॉक कंट्री, एंड जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ठीक है। तो अगर रशिया ब्लैक सी पे कब्जा कर लेता है, रशिया अगर इस आइलैंड पे कब्जा कर लेता है तो उसको एक स्ट्रेटेजिक बफर मिल जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा नेटो के अगेंस्ट में। ये था, बाकी आपको मैंने बता दिया है कि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकते हैं इसमें, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिविल्स दिल्ली का जो स्मैश मेंस प्रोग्राम है उसको द हिंदू ने भी एक्नॉलेज किया है। सिविल्स दिल्ली का जो मेंटरशिप इनिशिएटिव है उसको द हिंदू ने भी एक्नॉलेज किया है। स्मैश मेंस फ्रॉम सिविल्स दिल्ली इज सक्सेसफुल, 80% इसके सक्सेस रेट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, अगर आपने एक मेंस दे चुके हैं अगर आप और रजिस्टर करना चाहते हैं, प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हैं, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। और आप ऑलरेडी अगर सिविल्स डेयरी के यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं, सो यू मस्ट हैव सीन कपल ऑल द वीडियोज टॉपर्स आर टॉकिंग अबाउट सजल सर एंड हिज इनिशिएटिव एंड हिज गोइंग एक्स्ट्रा माइल टू मेक पेपर एग्जामिनेशन के लिए स्पेसिफिकली जो GS 1 2 3 का जो पार्ट होता है, ऑलराइट। चलिए
स्मैश प्रीलिम्स दोस्तों, इन केस अनफॉर्चुनेटली अगर आपका प्रीलिम्स में नहीं हो पाया है, अगर आप नहीं क्रैक कर पाए हैं या फिर अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो स्मैश प्रीलिम्स हमारा बहुत ही इनक्रेडिबल इनिशिएटिव है, जहां पे इस बार का हमारा रिजल्ट 8x टाइम्स ज़्यादा आया है। लगभग 8 गुना ज़्यादा पिछले साल से बच्चों ने प्रीलिम्स को क्रैक किया है, और यही बच्चे अब जाएंगे स्मैश हमारे मेंस प्रोग्राम में, एंड दे आर हैप्पी विद दैट। इस प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं संतोष सर, जो कि ऑलरेडी 6 बार प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं, और ये स्कोर इनका ये रहा है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि भाई आपका भविष्य एक अच्छे हाथ में है, अच्छा मेंटर आपको मिलेगा। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो कीबू लामजाओ नेशनल पार्क। अब ये कीबू लामजाओ नेशनल पार्क दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी इसमें फैक्चुअल चीज़ें हैं जिसको एग्जाम में पूछा जा सकता है। कहाँ पे है ये पार्क? ये है मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट मणिपुर में एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें पड़ता है। ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों आया? न्यूज़ में इसलिए आया कि एक्टिविस्ट जो हैं वहाँ के, वो बेसिकली इस पार्क को सराउंड घेर लिए थे, ताकि गवर्नमेंट इन जो इनिशिएटिव है उसको हेरिटेज पार्क अप्रूव ना करे। ठीक है, सो बेसिकली दे कटल टू एंश्योर दैट द गवर्नमेंट डज नॉट शिफ्ट द प्रपोज्ड हेरिटेज पार्क फ्रॉम द अप्रूव्ड लिस्ट। ठीक है, सो बेसिकली भाई वहाँ के जो लोग हैं वो यही चाहते हैं कि हेरिटेज पार्क में बदले अच्छा फ्लोरा एंड फना हो, टूरिज्म हो, वेजिटेशन हो, और नाम हो ऑफ कोर्स। सो इनका ये डर है कि कहीं ना कहीं सरकार इसको अप्रूव्ड लिस्ट से बाहर ना निकाल दे, तो इसलिए एक थोड़ा सा वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पे सराउंडिंग थोड़ा सा रकल है ना। सेकंड, यहाँ पे टॉपिक कंजर्वेशन से रिलेटेड है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड है, डिग्रेडेशन से रिलेटेड है, जैसे मैंने आपको बताया जीएस पेपर 3 का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आइए जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। सो ध्यान से सुनिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें। जैसे मैंने आपको बताया कि कीबू लामजाओ नेशनल पार्क ये कहाँ लोकेटेड है? मणिपुर में, मणिपुर के बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में रिलेटेड है और 40 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। दिस इज द ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड। समझ में आया? दिस इज द ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लोकताक लेक। अभी हम देखेंगे लोकताक लेक क्या होता है। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट बन सकता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, दूसरी, नेशनल पार्क इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लोटिंग डीकंपोज्ड प्लांट मटेरियल लोकली कॉल्ड फुमड़ी। अब ये फुमड़ी को आप नोट कर सकते हो क्या कि फ्लोटिंग जितने भी इस नेशनल पार्क में डीकंपोज्ड प्लांट मटेरियल हैं उनको फुमड़ी कहते हैं एट द साउदर्न साइड ऑफ लोकताक लेक, जो कि रामसर साइट में ये डिक्लेयर किया गया है। रामसर साइट में ये इंक्लूडेड है लोकताक लेक का ये वाला पार्ट। ठीक है, दूसरा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये आता है कि 1966 में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई थी टू प्रिजर्व द हैबिटेट ऑफ इंडेंजर्ड एल्ड्स डियर। इस डियर को प्रिजर्व करने के लिए, चूंकि उस टाइम पे एंडेंजर्ड स्पीशीज में आया करता था, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घोषित किया गया 1966 से, और 1977 में इसको नेशनल पार्क एनपी नेशनल पार्क घोषित किया गया। अब हम ये इंपॉर्टेंट मुद्दा बनता है कि भाई कौन सा डियर था, कौन सा एंडेंजर्ड स्पीशीज था जिसकी वजह से यहाँ पे नेचुरल हैबिटेट यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई और बाद में इसको नेशनल पार्क में डेवलप किया गया था। कौन था? एल्ड्स डियर। अगर हम अभी इमेज देखते हैं एल्ड्स डियर की, ये देखिए, ये है बहुत खूबसूरत प्राणी है, बहुत ही खूबसूरत ये जानवर है एल्ड्स डियर, और जो कि कहाँ कहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, भारत, चाइना। ओके, एल्ड्स डियर की डाइट क्या है भाई? घास फूस खाते हैं, शूट्स खाते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स भी खाते हैं, वेजिटेरियन, नो नॉन वेज। ठीक है, ड्राई फॉरेस्ट में रहते हैं, ओपन ग्रास लैंड नियर वाटर एरिया। एल्ड्स डियर कैन बी फाउंड इन फ्लोटिंग वेजिटेशन एरिया स्पेशली इन मणिपुर, इंडिया, वेयर लोकेटेड नोन एज सनगाई। सनगाई भी इनको कहते हैं। ठीक है, सो KLNP is a home to the last of the bro antlered deer, one of the most endangered deer in the world. It is also called संगाई। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि भाई संगाई कौन से जानवर का नाम है जिसको रेफर किया जाता है, वो जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज है, राइट। The animal is, in fact, in danger of losing its home. Most of the fumris on floating swan are unable to sustain its weight.
अगर हम इसमें इमेज में देखेंगे, ये देखिए, ये फ्लोटिंग आइलैंड यहाँ पे है, ठीक है, ये देख रहे हो आप ये जगह पे, तो 2 दिन बाद देखोगे ये कहीं और मिलेगा आपको। सो दिस इज हाउ दी नेचुरल वेजिटेशन प्लेस। 1951 में दिस वाज रिपोर्टेड एक्सटिंक्ट, लेकिन जो ब्रिटिश टी प्लांटर और नेचुरलिस्ट हैं एडवर्ड पिचर्ड ग्री रीडिस्कवर्ड इन 1953। ऑलराइट, तो 3-4 एरिया हमारे कौन कौन से बनते हैं? एक तो भाई ये बनता है ओनली फ्लोटिंग पार्ट इन द वर्ल्ड, फुमड़ी क्या होता है। दूसरा कि लास्ट ब्रो एंटेलर्ड डियर है, और जो कि वर्ल्ड्स मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज में आता है। और तीसरा ये है संगई, इनको कहा जाता है। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। आगे एक और न्यूज़ आती है स्ट्रेट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। ये एरिया आप देख रहे हो, ये पूरा वर्ल्ड मैप मैंने चिपका रखा था। ये वाला एरिया है ना, सऊदी अरेबिया, कतर, ये देखो हल्का सा यहाँ पे बाउंड्री लगी हुई है, फिर कुवैत, ईरान, बहरीन, जॉर्डन, ऊपर अर्मेनिया, एंड देन पाकिस्तान, फिर ओमान, यही एरिया है। इसी एरिया के बारे में बात हो रही है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ये है, ये देखिए आप, ये वाला एरिया है, ठीक है। बात क्या हुई थी यहाँ पे? बात ये हुई थी कि भाई यूएस नेवी वॉरशिप ने एक एक होता है ना सीज फायर टाइप का किया। एक्चुअली इन्होंने देखा कि ईरानियन शिप या स्पीड बोट बहुत ही तेज़ी से कहाँ आ रही थी, इस साइड आ रही थी, यूएई की तरफ आ रही थी, और स्पॉट कर लिया यूए नेवी वॉरशिप ने। जैसे ही स्पॉट किया उसको, वहाँ पे भाई अलार्म दे दिया और वेव ऑफ करने की कोशिश की। सो ये एक छोटा सा एक इंटरैक्शन था यहाँ पे, दैट यूएस नेवी वॉरशिप फायर्ड ए वार्निंग फ्लेट वेव ऑफ ईरानियन स्पीड बोट कमिंग इन ड्यूरिंग अ टेंस इनकाउंटर इन स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सो ये स्ट्रेटेजिक क्यों है? यहाँ पे स्ट्रेटेजिक क्यों बोला है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? दूसरा, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को ये मिलाता है, ये है एक बैरियर है, ये दरवाज़ा, एक तरीके से दरवाज़ा खुलता है तो पर्शियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमान तक गाड़ी जा सकती है। अगर ये बंद हो जाएगा तो ये यहीं रह जाएगा और फिर ये लोग यहीं रह जाएंगे, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगी। समझे? इसके डिटेल में, इसके बारे में डिटेल समझते हैं हम कि वाई इन न्यूज़ में इसलिए आया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अ नैरो वाटरवे इज द मिडिल ईस्ट मार्क द मोस्ट सेंसिटिव ट्रांसपोर्टेशन। मोस्ट सेंसिटिव ट्रांसपोर्टेशन क्यों है? क्योंकि अगर ये बंद हो जाएगा, आप समझ रहे हो, अगर ये बंद हो जाएगा तो मैक्सिमम कंट्रीज की जो ऑयल सप्लाई हैं चोक हो जाएंगी, नहीं पास हो पाएंगी। अब जैसे कुवैत से आ रहा है, ईरान से आ रहा है, इधर कतर से आ रहा है, सऊदी अरेबिया से आ रहा है, ऐसे घूमते हुए फिर इधर चला जाएगा। राइट, आप देखिए इधर घूमते हुए कि पाकिस्तान जा सकता है, इंडिया जा सकता है, इधर जा सकता है, थाईलैंड वगैरह कहीं भी जा सकता है, घूम के इस साइड भी आ सकता है। राइट, तो एक बहुत ही माइनर सा पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, लेकिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्ट्रेटेजिकली ग्लोबल ऑयल सप्लाईज में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अ नैरो चैनल अप्रॉक्सीमेटली 30 miles वाइड नैरोइंग पॉइंट बिटवीन ओमानी मुसन्नम पेनिनसुला एंड ईरान। इट कनेक्ट्स पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, जैसे मैंने आपको बताया। स्ट्रेट इज अ डीप, रिलेटिवली फ्री ऑफ मैरीटाइम हजार्डस, और जैसे जैसे ये ईरानियन शोर की तरफ जाता है वो वैसे ऐसे और डीप होता जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऑयल टैंकर्स कैरिंग क्रूड फ्रॉम पोर्ट्स ऑन द पर्शियन गल्फ मस्ट पास थ्रू द स्ट्रेट, और लगभग 21% ग्लोबल पेट्रोलियम ऑयल कंजप्शन इसके थ्रू होता है। सो दिस इज अ थर्ड ऑफ ग्लोबल सीबॉर्न ऑयल ट्रेड यहाँ पे माना जाता है। ये देख रहे हो आप, 21 मिलियन बैरल ऑयल इन अ डे फ्लोट थ्रू इट इन 2018। 21 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, 21 मिलियन, समझ रहे हो आप, 2 करोड़ 10 लाख, बाप रे, है ना। तो ये स्ट्रेटेजिक है लोकेशन। आइए नेक्स्ट हम आते हैं, हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ही दुख दर्दनाक न्यूज़ ये आई है अफगानिस्तान के अर्थक्वेक से रिलेटेड, जहाँ पे हज़ारों लोगों की जान चली गई है। हम सबको दुख है, दर्द है इस बात का, हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन इट्स वेरी सैड रियलिटी व्हाट हैज़ डन। सो इसकी ये हुआ क्यों, ठीक है, और क्या आगे हो सकता है, कहाँ कहाँ हो सकता है। सो बेसिकली अफगानिस्तान में ये जो अर्थक्वेक आया था, ये लगभग अपने काबुल शहर से कुछ ही किलोमीटर दूर है। ओके, काबुल शहर से कुछ ही किलोमीटर ये दूर है, और खोश्त एक जगह है, खोश्त के आसपास ही, यहाँ पे ये पाकिस्तान की बाउंड्री आती है यहाँ से, और ये यहाँ तक आया था, पकीता। तो आइए जानते हैं यहाँ पे, ये एरिया आप देख रहे हो, ये मैप है, ये गूगल मैप से निकाला है। तजाकिस्तान ऊपर है,
मज़ार शरीफ काबुल से लगभग 160 किलोमीटर दूर है और ऑलमोस्ट पाकिस्तान की बाउंड्री पे ये टच करता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये अर्थक्वेक कैसे कॉज हुआ? हालांकि ये तो जोग्राफिकल फिजियोग्राफी ऑफ जोग्राफी से रिलेटेड ये मामला है, हम इसको जोग्राफी के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे, लेकिन हिंदू कुश न्यूज़ देखिए कहीं से भी आ सकती है, क्वेश्चंस कहीं से भी फ्रेम हो सकते हैं अगर इम्पोर्टेंट हो तो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे? इम्पोर्टेंट ये है कि अफगानिस्तान उस जोग्राफिकल लोकेशन में आता है जो एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, जो हाई सिस्मिक एक्टिव रीजन है। हिंदू कुश हिमालयन रीजन में आता है। अब बात आ सकती है हिंदू कुश की, एग्जामिनेशन में अफगानिस्तान का जिक्र कहीं नहीं होगा, लेकिन हिंदू कुश पे आपसे सवाल पूछ लेगा और इसीलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया है। सो बेसिकली हिंदू कुश ज्योग्राफी है क्या? सो अफगानिस्तान आप देख रहे हो, ये जितने भी, ये देखो, ये हाईएस्ट पीक हैं हिंदू कुश के, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक इस साइड है, नेपाल, इतना भूटान की तरफ। दूसरा, हिंदू कुश हिमालय जो है ये पूरा का पूरा ये ग्रीन बेल्ट है आपका, ये पूरा ग्रीन बेल्ट हिंदू कुश हिमालयन रीजन है, जो कि वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है हाईली सिस्मिक एक्टिव रीजन, सेंसिटिव रीजन। ठीक है, सो इसको क्या कहते हैं हम? एक तो ये है कि भाई अफगानिस्तान इज अर्थक्वेक प्रोन बिकॉज इट्स लोकेटेड इन माउंटेन हिंदू कुश रीजन विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एल्पाइड बेल्ट। एल्पाइड बेल्ट ही कहते हैं उसको, कि सेकंड मोस्ट सेस्मिकली एक्टिव रीजन इन द वर्ल्ड आफ्टर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। आपको ये बताना है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहाँ पड़ता है। ठीक है, सो स्लो कोलिजन बिटवीन इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट आर थॉट टू बी कॉज द एक्सट्रीमली कॉमन अर्थक्वेक इन दिस रीजन। अभी रिसेंटली नेपाल में अर्थक्वेक आया था, अभी किसी को याद है? पाकिस्तान में भी एक छोटा सा अर्थक्वेक आया था। ऑलराइट, सो ये हाईली सेस्मिक एक्टिव रीजन पे हैं जहाँ पे डेडलीस्ट अर्थक्वेक भी आ सकता है। इनफैक्ट द यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे USGS हैज कॉल्ड द हिंदू कुश रीजन वन ऑफ द मोस्ट seismically hazardous region on the earth. Okay, so boasting one of the highest deep of earthquake in the region. उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव्स इज द फर्स्ट रिकॉर्डेड ऑन द सिस्मिक ग्राफ। ये LSPR लो वेव्स कौन सी हैं, आपको कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी एक न्यूज़ आई है रिसेंटली दैट खुशगुल कहते हैं, खुशगुल लेक नेशनल पार्क ऑफ मंगोलिया, जो कि अभी रिसेंटली ऐड हुआ है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स बाय यूनेस्को। वर्ल्ड नेटवर्क है बायोस्फीयर रिजर्व में इस पार्क को ऐड किया गया है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर पार्क है। कभी कोई फ्रेंड वगैरह जा रहे हैं उनको रेकमेंड करिएगा, बहुत ही सुंदर है, मज़ा आ जाएगा आपको देख के। ये है मंगोलिया, भारत देख सकते हैं आप, चाइना के ऊपर है, कजाकिस्तान ये रशिया से टच करता है। ठीक है, और ये वाला एरिया है खुशगुल। ठीक है, अब आते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस में कि ये डिसीजन लिया गया था 34th सेशन ऑफ इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ये फ्रांस पेरिस में हुआ था। और ये जो बायोस्फीयर प्रोग्राम था ये एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है जो 1970s में स्टैब्लिश किया गया था यूनेस्को द्वारा, ताकि यहाँ से ये इंश्योर होगा कि जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो इस कैटेगरी में शामिल होंगे और उन पे एक स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, उनके फ्लोरा एंड फना पे ध्यान दिया जाएगा। प्राइमरी एम क्या है इस प्रोग्राम का? टू एस्टैब्लिश अ साइंटिफिक बेसिस ऑफ एनहांसिंग रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे कुछ रिसर्च होंगे, कुछ फ्लोरा एंड फना को एनालाइज किया जाएगा और फिर ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो, ये खुशगुल लेक के बारे में बहुत डिटेल है। एक और बात यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि खुशगुल मंगोलिया का सेकंड लार्जेस्ट लेक है, जहाँ पे मंगोलिया की मोस्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन को यहाँ से फ्रेश वाटर जाता है। ठीक है, फ्रेश वाटर यहाँ से जाता है मंगोलिया के पूरे शहर में। दिस लेक इज लोकेटेड अराउंड 1645 मीटर अबव सी लेवल और 135 किलोमीटर लंबा है, 262 मीटर डीप है और इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ मंगोलिया बाय वॉल्यूम। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट था, ये आप समझ लीजिएगा। इन केस कोई अगर डाउट होता है प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, कमेंट आप कर सकते हैं, हम कमेंट्स में रिप्लाई कर देंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का आर्टिकल प्लेसेस इन न्यूज़ समझ में आया होगा। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगले प्लेसेस इन न्यूज़ में, अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद।